हेलो स्टूडेंट्स। बेटा इससे पहली वाली वीडियो में हमने एक टॉपिक स्टडी किया, ठीक है। क्या नाम था उस टॉपिक का? ड्यूअल बिहेवियर। ठीक है, ड्यूअल बिहेवियर में हमने एक तो मोमेंटम और किसका रिलेशन देखने की कोशिश की, वेवलेंथ का, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। ये किसने दिया बेटा? डी ब्रोगली ने ये रिलेशन दिया हमको, ठीक है। ये सब तुम्हें समझ में आया होगा। अच्छा, ड्यूअल बिहेवियर के बेसिस पे हम एक कंसिक्वेंस निकालेंगे, ठीक है। एक कंसिक्वेंस है कुछ, वो कंसिक्वेंस दिया हाइसेनबर्ग ने, ठीक है। हाइसेनबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट पर्टिकुलर अगर ब्रांच की बात करें तो एक फिजिस्ट थे, हाइसेनबर्ग, ठीक है। इन्होंने क्या किया बेटा, 1927 पे एक कुछ कंसिक्वेंस दिया, ठीक है। गिव्स अ कंसिक्वेंस बेस्ड ऑन ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। इसको इन्होंने इसी का नाम पड़ गया बेटा हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, है ना। हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी का सिद्धांत, ये एक नाम पड़ गया बेटा, ठीक है। अब ये कैसे, इन्होंने इसमें क्या बताया वो मैं बता देता हूं कि अगर कोई भी मैटर है, अगर वो ड्यूअल बिहेवियर रखता है, क्या बोल रहा हूं बेटा, अगर कोई भी मैटर है वो क्या करता है, ड्यूअल बिहेवियर रखता है, तो ड्यूअल बिहेवियर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। उस कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे इन्होंने कुछ बोल दिया, और वो क्या बोला कि एक स्टेटमेंट दिया इन्होंने, इट इज इम्पॉसिबल, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ठीक है। हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है, इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम। शायद यहां तक दिख रहा है तुमको, यहां तक शायद दिख रहा होगा, पोजीशन और मोमेंटम, पोजीशन एंड लिखो, एंड मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल साइमल्टेनियसली। ठीक है बेटा, ये स्टेटमेंट है। इसने क्या बोला कि अगर ड्यूअल बिहेवियर कोई भी मैटर रखता है, और मैटर हमेशा ड्यूअल बिहेवियर रखता है, ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से हमें क्लियर हो गया। मैंने बहुत अच्छे से समझाया तुम्हें, वहां पे 2 क्वेश्चन भी लिए, क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश की। तो ये इसने प्रिंसिपल दिया। मैथमेटिकली अगर हम बात करेंगे तो इसने ये बोला, पहले फिजिकली समझो। फिजिकली इसने क्या बोला कि जैसे कोई पार्टिकल बेटा मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से जानते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का मास है कुछ m, ये मूव कर रहा है, तो ये वेव नेचर रखता है, अगर वेव नेचर भी रखता है, पार्टिकल नेचर भी रखता है, तो ये पता लगाना बहुत मुश्किल है एक ही समय पे, क्या कि ये इसकी पोजीशन और इसकी वेलोसिटी, इसकी पोजीशन और इसकी वेलोसिटी हम एक साथ पता नहीं लगा सकते। ये किसने बोला बेटा? हाइसेनबर्ग ने कंक्लूड किया, ठीक है। अगर मैथमेटिकली बात करें तो मैथमेटिकली इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए इसने बोल दिया इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ पार्टिकल साइमल्टेनियसली। अगर मैथमेटिकली तुम इसे लिखोगे बेटा, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा कि पोजीशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स से, मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा पी से, ठीक है। तो चेंज इन पोजीशन और चेंज इन मोमेंटम कभी भी, ठीक है, एक पर्टिकुलर वैल्यू हमें एग्जैक्ट नहीं मिल पाएगी। क्या मिलेगा कि एक वैल्यू फिक्स कर दी मैथमेटिकली कि या तो ग्रेटर देन होगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, या इक्वल टू होगा किसके, h अपॉन 4 पाई के। किसके बेटा? h अपॉन 4 पाई के, ठीक है। अगर मैं दूसरे वर्ड्स में बात करूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, यहां पे ऐसा लिखो, इक्वेशन नंबर 1, वेयर डेल्टा x इज
है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, जो पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है, यहां से शायद दिख नहीं रहा होगा, यहां से लिखो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, जो पोजीशन फिक्स नहीं है, सर्टेन वैल्यू नहीं है कोई भी पोजीशन की, उसे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा पी क्या हो गया बेटा, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक है। अच्छा तुम जानते हो P इक्वल टू क्या होता है, mv, तो मैं इसे ओपन कर सकता हूं, डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा ऑफ mv इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, देन डेल्टा x इक्वल टू, अच्छा मास हर एक पार्टिकल का कांस्टेंट रहेगा, उसके लिए उसका चेंज में हम उसे नहीं ले सकते। तुम्हें पता है जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू अंदर है, तो जैसे यहाँ पे आ गया kx, डी ओवर डी एक्स ऑफ के एक्स करना है, तो हम कांस्टेंट को बाहर ले जाते हैं, फिर x का डेरिवेटिव करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं k ऑफ dx ऑफ dx, फिर ये कैंसिल हो जाता है, ये वैल्यू आ जाती है k इंटू 1 दैट इज k, है ना। ऐसे ही मैंने क्या किया, मैं मास को चेंज से बाहर ले गया और अनसर्टेनिटी वेलोसिटी दिखा दी h अपॉन 4 पाई, ठीक है। डेल्टा x इक्वल टू क्या आ गया बेटा, इंटू डेल्टा v इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। तो दोनों इक्वेशन तुम्हें देखने को मिल सकती हैं, ये वाली भी देखने को मिल सकती है और ये वाली भी देखने को मिल सकती है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अगर डेल्टा v वाली इक्वेशन लिखते हो तो डेल्टा v क्या हो जाएगा, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। अनसर्टेनिटी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सर्टेन वैल्यू फिक्स्ड नहीं आएगी वेलोसिटी की कुछ भी। जब पोजीशन देख रहे हैं तो वेलोसिटी नहीं देख पाएंगे, जब वेलोसिटी देख रहे हैं तो पोजीशन नहीं देख पाएंगे, एक बार में एक ही काम होगा, है ना। तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ये किसने बोला, ये हाइसेनबर्ग ने बोल दिया, ठीक है। इसका मतलब ये एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल बन जाता है बेटा, इससे बहुत सारी चीजें रिफ्लेक्ट होंगी और उनमें से कुछ चीजों को मैं यहां पे डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ। तो हम नेक्स्ट थोड़ा सा फोकस करते हैं, ये लिख लिया, मिटार दे बेटा, मिटार दो सर, चलो मिटार देते हैं। चलो बेटा मैथमेटिकली हमें क्या मिला था, डेल्टा x इंटू डेल्टा x इक्वल टू इंटू डेल्टा v इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m, हाइसेनबर्ग ने बोल दिया, ठीक है। देखो अगर मैं यहां पे, ठीक है, अगर बेटा मैं यहां पे मास की वैल्यू फिक्स कर दूं, कर सकता हूं क्या ऐसा मैं, सर बिल्कुल कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। मास को छोड़ दो, डेल्टा x इंटू डेल्टा वी h अपॉन 4, h की वैल्यू रखो, ये करना चाहता हूं मैं 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ये किसी भी बुक में नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है। ये खाली मैं एक कॉन्सेप्ट तुम्हें समझाना चाहता हूं, एक कांस्टेंट वैल्यू फिक्स की थी डेल्टा x इंटू डेल्टा वी की, ठीक है। और अगर यहां से चलो एक और काम करते हैं, m डेल्टा वी बना दो इसे, m डेल्टा वी मतलब वही हो गया, फिर लौट के क्या हो गया, डेल्टा p, ठीक है। यहां क्या बचा, केवल 4 पाई, 4 इंटू 3.14, जरा ऐसे कैलकुलेट करो तो आंसर आएगा डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.527 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ये वैल्यू फिक्स कर दी, एमसीक्यू में कभी कभी कंपटीशन में तुम्हें दे सकता है कि हाइसेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में चेंज, दोनों की अनसर्टेनिटी कैलकुलेट की जाए टोटल, तो क्या आएगी, तो ये वैल्यू उनमें से एक ऑप्शन हो सकती है, तो तुम्हें ये देख के आंसर लगा देना है। फिर इसमें 10⁻⁻34 में कुछ चेंज कर सकता है, ठीक है, ऐसे इधर पहुंचा दे या कुछ भी कर दे। क्लियर, समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं है ना इसमें, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, बहुत अच्छे समझाने की कोशिश कर रहे हैं तुम्हें, ये समझ में आया। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा कि इसका सिग्निफिकेंस क्या आया, है ना। ये मिटा दूं मैं, ये केवल तुम्हें समझाने के लिए मैंने एक बार बताया बस, अब इसकी जरूरत नहीं है मुझे काम तो उसी से है, डेल्टा x इंटू डेल्टा वी h अपॉन 4 पाई, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर यू, ठीक है। ये क्या कंक्लूजन देता है, देखो ये बोलता है कि इफ, केस बना देते हैं, केस 1, इफ
अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज वेरी हाई, वेरी हाई। तो क्या होगा, वेरी हाई मतलब इंफिनिटी कर दो, वेरी हाई मतलब इंफिनिटी कर दो, तो क्या होगा देखो, फॉर्मूला चेंज करते हैं, डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम, और यहां पे डेल्टा वी आ जाएगा, डेल्टा वी की जगह इंफिनिटी रखो, डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम, डेल्टा वी की जगह जरा इंफिनिटी रखो, इंफिनिटी मतलब इक्वल टू 1/0 होता है, तुम्हें पता है 1/0 रखो बेटा, ये 0 ऊपर चला जाएगा तो डेल्टा एक्स क्या आ गया 0। सर आप तो कह रहे हो कि पोजीशन ही 0 आ गई, नहीं बेटा पोजीशन 0 नहीं आई है, थोड़ा फोकस करो, फॉर्मूला क्या कह रहा है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन 0 आ गई, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन 0 आ गई, इसका मतलब पोजीशन मैंने फिक्स कर दी। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मतलब मुझे सर्टेन पोजीशन पता है, अगर मुझे नहीं पता कि वो उसके अंदर क्या गलतियां हैं, तो मुझे बस उसके बारे में क्या पता है कि वो अच्छा है, बस ऐसे ही समझ लो, मुझे नहीं पता कि उसकी जो गलतियां हैं वो 0 आ रही हैं, मतलब वो एक अच्छा बंदा है, तो उसकी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन 0 मतलब इट्स सर्टेनिटी इन पोजीशन इज एक्यूरेट, मतलब जिसकी वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी बहुत हाई हो उसकी पोजीशन हम एक्यूरेट देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा उल्टा भी हो सकता है, इफ डेल्टा एक्स, केस 2 बना देना, ये तुम्हारा होमवर्क है, इफ डेल्टा एक्स इज वेरी हाई, तो नीचे क्या आएगा बेटा, डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। यही तो हाइसेनबर्ग ने बोला, हाइसेनबर्ग ने क्या बोला कि दोनों को एक साथ कैलकुलेट करना आसान नहीं है, दोनों को एक साथ कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, या तो पोजीशन पता कर लो, है ना, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन 0 आ रही है कब, जब वेलोसिटी हमें नहीं पता है, वेलोसिटी मैंने बोल दिया कि भाई पता नहीं कितनी तेज दौड़ रहा है, लेकिन मेरे को पोजीशन पे मैंने फोकस किया, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी का मतलब हो गया मेरा फोकस किस पे, पोजीशन पे, यहां पे मेरा फोकस किस पे, वेलोसिटी पे, पोजीशन को तो मैं भूल गया, पोजीशन को मैं भूल गया, ठीक है। तो एक बार में एक चीज कैलकुलेट करनी है, या तो पोजीशन या वेलोसिटी, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। तो जब तुम वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी को बोल दोगे कि ये बहुत हाई है ना, वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी का मतलब मैं कैलकुलेट ही नहीं कर रहा, तो मैं उसकी पोजीशन कैलकुलेट कर पाऊंगा, ठीक है। इसका मतलब है कि पोजीशन कैन बी प्रिसाइज, और इसका मतलब है बेटा वेलोसिटी कैन बी प्रिसाइज, कुछ वैल्यू आराम से दी जा सकती है और फिक्स कर दिया, ठीक है। मतलब चेंज इन वेलोसिटी 0 है, देखो चेंज इन पोजीशन 0 है, अगर चेंज 0 है तो वैल्यू फिक्स है, चेंज 0 कब आता है, जब वैल्यू फिक्स हो, वेलोसिटी की वैल्यू चेंज इन वेलोसिटी 0 आ रही है, मतलब कोई वेलोसिटी उसकी फिक्स चल रही है, वेलोसिटी वेरी नहीं कर रही है, चेंज इन पोजीशन 0 है मतलब उसकी पोजीशन फिक्स है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो दोनों में से एक बार में एक चीज पता लग सकती है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन तुम्हारे फिजिकली समझ में आ गया। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कि इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ, ये हमने बोल दिया, लेकिन इसका कुछ फायदा होना चाहिए ना, इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ। इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ बेटा कि जैसे जो पार्टिकल है, एक तो ये पता चलता है हमें इससे कि जैसे मैं इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी, अब इलेक्ट्रॉन वेव नेचर दिखाता है, ये तो मैं किससे पता चल गया, डुअल बिहेवियर से पता चल गया। अब उसकी मैं वेवलेंथ भी कैलकुलेट करूंगा, है ना, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकता हूं, उसकी किस पे डिपेंड करेगी, उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही होगी, h/mv वाले पे, मास तो उसका फिक्स्ड है, ठीक है। तो मैं उसकी क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकता हूं। अब जब मैं इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कैलकुलेट कर रहा हूं तो मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट होना चाहिए कि मुझे स्केल कौन सा लेना है, जो इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे एटॉमिक पार्टिकल के लिए, है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए उतना ही इक्विवेलेंट हो। ऐसा नहीं है कि पता चला मुझे वेवलेंथ मतलब यूनिट कौन सी आएगी, मीटर,
ठीक है, तो पता चला मैं उसकी वेवलेंथ को मीटर में कैलकुलेट करने जा रहा हूं, तो कैलकुलेट ही नहीं होगी बेचारा, उसकी जो है वो तो दिखेगी नहीं, 1 मीटर में तो उसकी दिखेगी नहीं, तो हमें नैनोमीटर में आना पड़ेगा। तो ये कंक्लूजन तुम्हें याद रखना है। क्या कंक्लूजन याद रखना है? कि जितने बड़े पर्टिकुलर एटम के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उतने ही वैसा ही हमें स्केल लेना है, माइनर तो माइनर, मेजर तो मेजर, बड़े के लिए बड़ा स्केल, छोटे के लिए छोटा स्केल। अच्छा, हाइसेनबर्ग का सिग्निफिकेंस हमें सेकंड क्या मिलता है? सिग्निफिकेंस ऑफ हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो अब इसमें क्या पढ़ेंगे हम कि हमने बोर ने कुछ बोला था, बोर ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर जो रिवॉल्व करते हैं वो कुछ फिक्स ऑर्बिट्स में करते हैं, मतलब पाथ फिक्स कर दिए, रास्ते फिक्स कर दिए कि इस रास्ते पे ही जा रहा होगा, इस रास्ते पे मिल सकता है। ठीक है, ऐसे सोचो जैसे घर से, है ना, कोई लड़का भाग गया, है ना, कोई लड़का भाग गया घर से, भाई साहब, लड़का भाग गया है, लड़की भाग गई, ठीक है, लड़के के साथ भागी होगी, लड़की लड़के के साथ भागा होगा, कुछ भी समझ लो, ठीक है, लड़की लड़के के साथ भागेगी, लड़का लड़के के साथ भागेगा। तो घर वाले क्या प्रिडिक्ट करते हैं कहां गया होगा, है ना, तो रास्ते हैं उनके पास, दिमाग में कुछ कंक्लूजन्स होते हैं कि भाई इस पे जा सकता है, उस बंदे के पास जा सकता है हेल्प के लिए, नहीं उसके पास जा सकता है, हर जगह तो घूमेगा नहीं, हर जगह घूमेगा तो पकड़ा जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये एक पॉइंट आया निकल के कि भाई फिक्स रास्ते पे गया होगा, ये किसने बोला? बोर ने। बट अभी हमने क्या पढ़ा बेटा, अभी हमने क्या पढ़ा हाइसेनबर्ग में कि किसी भी मैटर पार्टिकल की, मैटर के पार्टिकल की या मैटर की एक साथ पोजीशन और वेलोसिटी या मोमेंटम हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, अगर मैथमेटिकली मैं इस सेंटेंस को बोलना चाहूं तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज नॉट इक्वल टू 0 होगा बस। तो मैंने इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा तो कितना होगा? इक्वल टू हो सकता है या ग्रेटर देन हो सकता है भाई साहब h/4 के, वो अभी हमने पढ़ा, ये अभी हमने देखा। लेकिन ये जो बोर ने बोला इसको तो गलत बता रहा है ना हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसका मतलब सिग्निफिकेंस ऑफ हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या हो गया कि न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, बोर ने बहुत अच्छा काम किया, मॉडल दिया, लेकिन उसमें कुछ करेक्शन हुए। बोर ने जब ये मॉडल दिया तब ये कंक्लूजन नहीं था दिमाग में उसके में कि भाई जो मैंने कैलकुलेट किया है वो इलेक्ट्रॉन को उसने पार्टिकल माना था, वेव नहीं माना था। ठीक है, वेव उसने कभी भी नहीं माना बेटा। ठीक है, क्या माना था? पार्टिकल। देखो पार्टिकल माना, उसकी एनर्जी निकाली, उसकी क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी निकाली, सब कुछ निकाला, वेव नंबर तक निकाल दिया, लेकिन उसने वेव नहीं माना, वेव नेचर नहीं माना। अगर वेव नेचर माना होता तो उसके ऊपर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी उसने लगाया होता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। इसका मतलब बोर को काटता है कौन? हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, इसे थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से अगर मैं लिखाऊं तुम्हें तो कैसे लिखोगे? इट रूल्स आउट ऐसे लिखो, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल rules out the trajectory or paths of electrons around nucleus। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है जी। जो ट्रेजेक्टरीज है, ये जो फिक्स्ड पाथ बना रहा है इलेक्ट्रॉन कि इन्हीं में मूव करेगा, वैसा नहीं होगा। हाँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया हाइसेनबर्ग ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव नहीं करेंगे, ठीक है, तो कुछ और तरीके से मूव करेंगे। ठीक है, वो कौन देगा? वो आएगा भाई साहब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में, वो सब तुम्हें फिजिक्स वाले पढ़ाएंगे। ठीक है, वो फिजिक्स का पार्ट है, जितना पार्ट मेरा है मैं उतना तुम्हें बता सकता हूं, वो सब क्वांटम नंबर से फिर डिनोट होता है। ठीक है, इसके लिए एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स आएगी।
ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स मतलब फिर हम क्वांटम नंबर्स की बात करेंगे, क्योंकि उतना पार्ट 11th और 12th में ज्यादा कुछ आता नहीं है। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करा रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, है तो एनसीईआरटी का, लेकिन वहां पे एग्जाम्पल दिया है, मतलब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन मैं इसे क्वेश्चन बना के तुम्हें कराना चाहता हूं। उससे पहले एक कंक्लूजन लिख लो छोटा सा, कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, है ना, हाइसेनबर्ग, ऐसे लिखना, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज द सिग्निफिकेंट, ऐसे लिखो, हैज द सिग्निफिकेंस फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, नॉट फॉर मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों बोला, अपना एग्जाम्पल ले लो भाई। ठीक है, जितनी बड़ी बॉडी होगी, मैक्रोस्कोपिक मतलब जितनी बड़ी बॉडी होगी उतनी ही उसकी स्पीड और पोजीशन, उतनी ही उसकी जो स्पीड है और पोजीशन है, वो जो हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो उस पर लागू नहीं होगा। मेरी स्पीड और मेरे को पकड़ना, कोई दोनों एक ही साथ आराम से कर सकता है। ठीक है, क्यों कर सकता है, क्योंकि मेरी स्पीड उतनी फास्ट नहीं है जितना एक चार्ज पार्टिकल फास्ट दौड़ता है। ठीक है, ये एक कॉमन मेथड है बस समझने का। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, मेरे दिमाग में आ गया तो मैं बता देता हूं तुम्हें, कि जो ट्रेजेक्टरीज हैं उनको रूल्ड आउट क्यों किया। उनको रूल्ड आउट मतलब ये तो समझ में आ गया तुम्हारे कि भाई पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ नहीं बता सकते, एक साथ नहीं बता सकते, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अनसर्टेनिटी जितनी वैल्यू आ रही है, इसीलिए रूल्ड आउट कर दिया। देखो ऐसा क्यों है, किसी का भी पाथ, जो रास्ता है वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है। ये एक पॉइंट मिस किया मैंने, मैं उसे रिपीट कर रहा हूं, किसी का भी पाथ, उसका रास्ता कौन सा है वो किस पे डिपेंड करेगा, एक तो उसकी पोजीशन पे डिपेंड करेगा, वो अभी कहां है, और दूसरा उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, वो कितनी तेजी से मूव कर रहा है। दोनों में से किसी एक पे नहीं, दोनों पे डिपेंड करेगा। देखो अगर उसकी वेलोसिटी बहुत हाई हुई, बहुत हाई हुई, ठीक है, तो तुम पोजीशन फिक्स नहीं कर पाओगे। अगर पोजीशन प्रिडिक्ट नहीं है तो वेलोसिटी पता है तो भी कोई फायदा नहीं है। इसीलिए पाथ, रास्ता जानने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमें पोजीशन भी पता हो और वेलोसिटी भी पता हो। और यही हाइसेनबर्ग ने क्या बोल दिया कि इन दोनों को एक साथ मेजर करना इम्पॉसिबल है, एग्जैक्ट वैल्यू मेजर करना इम्पॉसिबल है। इसीलिए बोहर का रूल, ट्रेजेक्टरी पाथ वाला, वो सब रूल्ड आउट हो गया। ठीक है, तो ये एक पॉइंट मुझे बोलना था कि पाथ जो है उसकी पोजीशन और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, किसी की भी। चलो हम जहां पे थे वहीं आते हैं। ये पॉइंट तुमने लिख लिया, इट हैज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स नॉट फॉर मैक्रोस्कोपिक। इसके बाद मैं तुम्हें एक क्वेश्चन कराना चाहता था, वो क्वेश्चन लिखो, एक एग्जांपल है। एक पार्टिकल मान लो, कंसीडर अ पार्टिकल, कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास 1 मिलीग्राम, दैट इज 10⁻⁻6 किलोग्राम। एक ही बात है, 1 मिलीग्राम को 10⁻⁻6 किलोग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, जरा इसके लिए यही क्वेश्चन है। ठीक है, जरा इसके लिए बेटा कैलकुलेट करो, चेंज इन अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है टोटल। ठीक है, कैलकुलेट अनसर्टेनिटी। ठीक है, करो। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल्स एच अपॉन 4πm होता है, वैल्यू रख दो जरा। एच कितना हो गया, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, 4 इंटू 3.14 इंटू एम की वैल्यू कितनी दी है, 10⁻⁻6 किलोग्राम। ठीक है, जब इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा नियर अबाउट
10⁻⁸ कितना आ रहा है, सॉरी 10⁻28, 10⁻28 यूनिट आएगी मीटर स्क्वायर पर सेकंड बच के, किसकी, चेंज इन पोजीशन और चेंज इन वेलोसिटी। टोटल अनसर्टेनिटी इतनी आई। जरा देखो ये यूनिट कैसे बनाई है मैंने, भाई साहब जूल को क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम, पिछली वीडियो में बताया था किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और क्या लिखा है इसके साइड में, मल्टीप्लाई किया है भाई साहब सेकंड का, नीचे क्या है किलोग्राम है। देखो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, ये 2 पर सेकंड है तो 1 सेकंड से एक ये कैंसिल हो जाएगा, पर सेकंड का मतलब हो गया ये है मीटर स्क्वायर अपॉन 1 सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड, तो इससे ये कैंसिल, ठीक है। अब किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, क्या बचा, ऊपर बचा मीटर स्क्वायर और डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है, पर सेकंड, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड इसकी यूनिट बची। क्लियर हो गया, तो टोटल अनसर्टेनिटी इतनी आ गई। तो मैं कहता हूं कि 1 मिलीग्राम जो पार्टिकल है उसके लिए अनसर्टेनिटी तो बहुत ज्यादा आ रही है, टोटल अनसर्टेनिटी। इसका मतलब क्या हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मिलीग्राम पार्टिकल पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा? नहीं होगा जी, ठीक है। अनसर्टेनिटी उतनी आनी चाहिए जितनी हमारी समझ में आए, 10⁻⁴ तक चलता है। अब 10⁻28 का मतलब हो गया कि अगर मेरे पास चार वैल्यू आई, 4 × 10⁻28 आया, ठीक है, तो इसका भाई साहब मतलब हो गया, इस केवल 10⁻28 का लो तो 0.00028 जीरो लगा दो और फिर लास्ट में 1 आ रहा होगा, इस इतनी को कौन कैलकुलेट करेगा? समझ में आ रहा है? तो ये मिलीग्राम पार्टिकल्स के लिए भी एप्लीकेबल नहीं होगा, मैक्रोस्कोपिक के लिए नहीं होता था और मिलीग्राम के लिए भी नहीं होगा। तो ये पॉइंट तुम ऐड कर लो, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज आल्सो नॉट गिव्स एनी यूजफुल डेटा फॉर मिलीग्राम पार्टिकल्स एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ये वीडियो पॉज करके जो मैंने बोला है वो तुम लिख सकते हो। अब इसी को हम थोड़ा देखते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ वैल्यू दे सकता है क्या सफिशिएंट, जिससे हमें कुछ मतलब काम की चीज मिल पाए इलेक्ट्रॉन के लिए? इसी में चेंज कर रहा हूं मैं, तुम क्वेश्चन लिख लेना, कंसीडर ए पार्टिकल की जगह लिख लो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑफ मास तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, रखो जल्दी करो जल्दी, यहां पे रखो इलेक्ट्रॉन, मास कितना होगा इलेक्ट्रॉन का, अब तो याद हो जाना चाहिए, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। तो अनसर्टेनिटी देखो, ΔX × ΔV इज ग्रेटर देन इक्वल टू H/4πm, रखो बेटा वैल्यू, H की वैल्यू 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय 4 × 3.14 × m, मास कितना है 9.1 × 10⁻31। मैं एक बार देख लूं, थोड़ा क्लियर दिख रहा है ना तुम्हें? ठीक है, चलेगा। चलो हम यहां थे बेटा, बताओ वैल्यू जब इसे कैलकुलेट करोगे तो आ रही होगी बेटा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इतनी आई भाई साहब। क्या ΔX × ΔV की वैल्यू आ रही है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारी रेंज में आ जाता है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब हो गया पॉइंट के बाद 4 जीरो, पॉइंट के बाद 3 0 और 1, है ना, ये हो गया 0.0001, दैट्स ऑल। इतना तो हम पॉइंट में आंसर कभी कभी निकालते हैं मोलरिटी वगैरह का, मोलरिटी के बाद कम से कम, ठीक है, ये समझ में आया। अगर फिर तुम्हें वो गिवन कर दे, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कितना दे देता है, मान लो 10⁻8 दे देता है, 10⁻8, then what will be the uncertainty, ये क्वेश्चन बना दिया, what will be the uncertainty in its velocity, ठीक है, in its velocity। तो तुम अब आराम से कैलकुलेट कर सकते हो बेटा,
क्या आएगा बताओ, डेल्टा एक्स इन इट्स वेलोसिटी। सो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आया। ठीक है, अब पोजीशन हम रखेंगे तो डेल्टा वी है मीटर पर सेकंड में आएगी वैल्यू, मतलब डेल्टा एक्स तुम्हें किस में देगा, मीटर में देगा, कितना 10⁻⁸, तो 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय, हालांकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू भी है साथ में, इसीलिए इक्वेशन बनाने के लिए जब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो नीचे वाले साइन को मान लेते हैं, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी हम वैल्यू न्यूमेरिकली कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिर ग्रेटर देन इक्वल टू की बात नहीं करनी है, फिर हमेशा इसे इक्वल टू जैसा समझ के चलना है। 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 10⁻⁸ इसके नीचे आ जाएगा और यहाँ पे आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा है। आंसर आ जाएगा भाई साहब, ऊपर गया ये तो प्लस का 4 10⁴ मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट हो गया, ये हमारी समझ में आता है, ये कुछ नहीं है, 10,000 है ना, 10 के ऊपर 4 जीरो लगा दो, 1 के बाद 4 जीरो, कितना आ गया, 10,000 आ गया। 1 के बाद 2 जीरो होता तो 100 हो जाता। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम अनसर्टेनिटी निकाल सकते हैं। तो ये जो अनसर्टेनिटी वाला प्रिंसिपल रहा बेटा, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे हम, अगर हमें एक में बोला गया कि इसकी अनसर्टेनिटी है तो दूसरे की वैल्यू फिक्स्ड होगी, दूसरे की अनसर्टेनिटी है तो कुछ इसकी वैल्यू फिक्स्ड होगी, दोनों में अगर अनसर्टेनिटी है तो वैल्यू ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी वैल्यू। ठीक है, तो वहां पे फिर डिपेंड करता है कि कितनी आ रही है, वो हमारी रेंज में ही नहीं आ रही है, हम उसे मेजर ही नहीं कर पाते, तो हम उसे फिर छोड़ देते हैं। उसके लिए हाइसेनबर्ग हम नहीं लगाएंगे, जैसा हमने मिलीग्राम वाले पार्टिकल में देखा, मैक्रोस्कोपिक में भी वैसा होगा। ठीक है, तो हाइसेनबर्ग दो जगह लागू नहीं होगा, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, मिलीग्राम पार्टिकल के लिए। इलेक्ट्रॉन के लिए हम आसानी से उसकी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। दूसरा इसने क्या बोला बेटा, लास्ट में मैं एकदम समरी कंक्लूड कर रहा हूं। दूसरा इसने क्या बोला कि जो बोहर ने बोल दिया था कि भाई पाथ, फिक्स्ड पाथ्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, इसने बोला कि भाई साहब ऐसा नहीं होगा, पाथ तो तब पता चलेंगे जब हमें उसकी फिक्स्ड वैल्यू पोजीशन की और फिक्स्ड वेलोसिटी की वैल्यू पता होगी। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारे घर से, फिर वही एग्जांपल दे रहा हूं, लड़का भाग गया भाई साहब लड़की को लेके। ठीक है, अब पुलिस वालों को फोन कर रहे, तो पुलिस वाले क्या पता लगाते हैं, पुलिस वाले पहले तो रास्ता पता करेंगे। रास्ता पता करने के लिए उन्हें दो चीज पता होनी चाहिए कि मोबाइल ट्रेस जब वो करते हैं कि पोजीशन कहां है और उनके पास क्या व्हीकल है, कि वो कितनी स्पीड से जा सकते हैं, तो उन्हें पता होगा कि इस रास्ते से पार हो गए होंगे और इस रास्ते से पार नहीं हुए होंगे, तो ट्रेसिंग हो जाती है। तो हमें किसी का पाथ पता लगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी स्पीड और उसकी पोजीशन दोनों हमें पता होने चाहिए फिलहाल की, तो हम बता सकते हैं कि उसका रास्ता क्या होगा। लेकिन वही तो हम एक साथ नहीं कैलकुलेट कर सकते, किसके थ्रू, हाइसेनबर्ग ने ये बोल दिया, इसलिए बोर मॉडल यहां पे एक ड्रॉबैक बन जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करो इसी में बेटा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ड्रॉबैक्स ऑफ बोर मॉडल। बहुत छोटा सा टॉपिक है, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलो डालो हेडिंग, ड्रॉबैक्स ऑफ बोर मॉडल। घायल परिंदा है तू, ड्रॉबैक्स ऑफ बोर मॉडल ना। कभी कभी बोर हो जाता हूं मैं भी पढ़ाते पढ़ाते, इसलिए गा लेता हूं, है ना, तुम लोगों को भी गा लेना चाहिए कभी कभी। चलो, बोर मॉडल सबसे पहले बेटा क्या पॉइंट था कि ये यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए होता है, मतलब जिसके अंदर जिस एटम के अंदर केवल एक इलेक्ट्रॉन है। अब ऐसा एक ही एटम है, हाइड्रोजन एटम, ठीक है, नहीं और भी है, कौन कौन से हैं, हीलियम, नहीं सर इसके अंदर तो दो होते हैं, अरे प्लस लगा दो, ठीक है, लिथियम के ऊपर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तीन एटॉमिक नंबर मतलब तीन इलेक्ट्रॉन,
इसके ऊपर 2+ लगा दो, बेरिलियम के ऊपर 3+ लगा दो, तो ऐसे एटम्स भी यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम कहलाएंगे, यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोले जाएंगे। जितना भी बोर ने बताया उसकी एनर्जी कैलकुलेट करना, रेडियस कैलकुलेट करना, वेव नंबर कैलकुलेट करना, वेवलेंथ कैलकुलेट करना, ठीक है, यहां तक कि बोर ने वेवलेंथ तक दे दी थी, जबकि ये नहीं पता है कि वेव नेचर शो करता है। अगर वेव नेचर शो कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन बोर के हिसाब से, तो हाइसेनबर्ग उसे काटता नहीं, ठीक है, लेकिन उसने अपने हिसाब से सब कुछ दे दिया। तो जितना भी उसने कैलकुलेशन किया वो किसके लिए किया? ओनली फॉर यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स। सो हम यहां पे ये लिख सकते, यही इसका सबसे पहला ड्रॉबैक है। पहला पॉइंट लिखोगे, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन लाइक एटम। क्या लिखोगे बेटा? हाइड्रोजन लाइक एटम, जिसमें एक तो हाइड्रोजन ही हो गया, दूसरा क्या हो गया बेटा? He+, Li2+, Be3+, ठीक है, ये सब क्या है? हाइड्रोजन लाइक एटम। सेकेंड ड्रॉबैक पे आओ, सेकेंड पॉइंट, ठीक है, इट, ऐसे लिखो, ही कुड नॉट एक्सप्लेन, ड्रॉबैक ऑफ बोर मॉडल है तो मॉडल के ड्रॉबैक लिख रहे हैं, बोर के थोड़ी लिख रहे हैं। तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हुआ, बोर ने ये तो बताया कि प्रिज्म में टकराने के बाद ये भाई साहब रेड में, इसमें और इसमें 3-4 बैंड में टूट गई थी। रेड था, ठीक है, वॉयलेट था, इसके बाद ब्लू था और ग्रीन था। ये वाला स्पेक्ट्रम तो दिया था, लेकिन इसने बोला था एक वॉयलेट बैंड मिलेगा, एक ब्लू बैंड मिलेगा, उसके साइड में ग्रीन होगा और उसके साइड में रेड होगा। इस तरीके का स्पेक्ट्रम दिख रहा था। इधर वेवलेंथ बढ़ रही थी, इधर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी, ठीक है। लेकिन अब मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, ये जो बैंड है ना, मैंने अपना स्पेक्ट्रम वाला जो वीडियो बनाया उसमें बताया कि बैंड बहुत सारी लाइंस, छोटी छोटी लाइन से मिलकर बनते हैं, जो कि बहुत पास पास होती है, क्लोजली स्पेस्ड होती है, क्लोजली प्लेस्ड लाइंस होती हैं। तो ये जो फाइनली प्लेस्ड लाइंस हैं, इसके बारे में बोहर ने चर्चा नहीं की कि रेड के अंदर कितनी होंगी, मतलब वो 2 लाइन में टूट रहा होगा, या ग्रीन वाला 3 लाइन में टूट रहा होगा, 2 में टूट रहा होगा तो इसे डबलेट बोल देते हैं, इसे ट्रिपलेट बोल देते हैं। अगर 4 में टूटता है तो उसे क्वार्टेट बोल देते हैं। तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्प्लिटिंग लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम, ठीक है। फाइन स्प्लिटिंग लाइन कौन सी लिख सकते हो तुम? ब्रैकेट में लिख लेना बेटा, डबलेट मतलब 2 में टूट रही होगी, ट्रिपलेट मतलब 3 में टूट रही होगी, ठीक है, क्वार्टेट मतलब 4 में टूट रही होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। इतना, बस इतना ही लिखना है पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा? सेकंड ड्रॉबैक हो गया। समझ में आ रहा है ना? एक एक चीज तुम्हारे समझ में आनी है, तुम्हारे खून में घुसा दूंगा मैं केमिस्ट्री, बस तुम अच्छे से पढ़ते चले जाओ, फॉलो करते चले जाओ, गारंटी है कोई भी कॉन्सेप्ट में तुम्हें डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ बेटा, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या आएगा? ये हो गया, ये हो गया, इसके बाद हाँ थर्ड वही ले लो, बोहर नॉट कंसीडर्ड द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। बोहर नॉट कंसीडर्ड द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। उसने क्या है, केवल पार्टिकल नेचर के बेस पे सब कुछ बता दिया, उसकी एनर्जी, वेवलेंथ तक बता दी, जबकि वेव नहीं माना था खुद को, है ना, पार्टिकल मान के काम कर रहा था। वेव माना होता तो हाइसेनबर्ग को पालन कर रहा होता। तो बोहर नॉट कंसीडर्ड द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, दैट इज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस उसने कंसीडर नहीं की थी। देन फोर्थ है, इट वायोलेट्स द हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी
principle which that's why the concept was not correct. ड्यूअल बिहेवियर उसने नहीं माना, ठीक है। उसने क्या बोल दिया कि उसने अल्टीमेटली क्या बोलने की कोशिश की कि पोजीशन और वेलोसिटी के जो चेंज है वो हम एक साथ बता सकते हैं, ये बोलने की कोशिश की। अगर ये बोला होता कि हाइसेनबर्ग को पालन कर रहा है तो फिर पाथ कैसे बोल दिया उसने, पाथ नहीं बोलना चाहिए था उसने। इसको दूसरे वर्ड में तुम लिखना चाहो तो बोल सकते हो कि ही टेल्स he fixed the paths, है ना, he fixed the paths of electron या trajectories of electron which were, दूसरे वर्ड्स में बोल रहा हूं इसी को, ऊपर वाले पॉइंट को, which was ruled out by Heisenberg uncertainty principle, ये हो गया, क्लियर है। फिफ्थ पॉइंट लिखो बेटा। हम जानते हैं वीडियो थोड़ा सा लंबी हो रही है, बस 2-3 मिनट और, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोर मॉडल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। कल से हम ऑर्बिटल एंड क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे, बहुत शानदार टॉपिक। फिफ्थ पॉइंट है बेटा कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन, शॉर्ट में ही लिख लो, इट कुड नॉट एक्सप्लेन जीमन इफेक्ट। सिक्स्थ लिखो, इट कुड नॉट एक्सप्लेन बोर मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट। एक और लास्ट पॉइंट लिख लो, फिर इन दोनों को समझा देता हूं जीमन और स्टार्क क्या होते हैं। से लास्ट पॉइंट है बेटा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम्स to form molecules by covalent bonds. Is it clear बेटा? क्या ये तुम्हें सब समझ में आ रहा है? 7 पॉइंट लिख लिए। इसने एटम मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होते हैं इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की, केवल थोड़ा जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट तुम्हें समझाना है, वो समझ लो, ठीक है। और ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, वैसे फिजिक्स का पार्ट है, लेकिन मेरे पार्ट में जितना आता है केमिस्ट्री में मैं उतना एक्सप्लेन कर दूंगा। तो एक केमिस्ट होने के लिए जरूरी है कि तुम एक अच्छे फिजिस्ट भी होने चाहिए, तो तुम चीजों को अच्छी तरह समझ सकते हो, दूसरों को समझा सकते हो। जीमन इफेक्ट क्या होता है बेटा कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही थी, ठीक है, मैंने तुम्हें बोला कि जैसे रेड बैंड है, मोटा होगा रेड बैंड तो थोड़ा सा मोटा होगा, ठीक है। जब मैं इसे मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखता हूं, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल की प्रेजेंस में रखता हूं, तो ये रेड बैंड है ना, ये जो लाइन एक बैंड दिख रहा है, ये कुछ इस तरीके से टूटता है, 2-3 लाइनों में टूट जाता है। किसकी प्रेजेंस में? मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। ये क्यों टूट जाता है ये नहीं बताया बोर ने। तो इस जीमन इफेक्ट की अगर डेफिनेशन पूछे तो क्या लिखोगे? लिख लो, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ, सॉरी शायद यहां से आगे नहीं दिख रहा होगा, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। शाबाश। एक और इधर आओ। स्टार्क इफेक्ट क्या होता है? जैसे मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, अब ये टूटेगी कैसे? वही डबलेट हो सकती है, ट्रिपलेट हो सकती है, क्वार्टेट हो सकती है, ठीक है, वो सब हायर क्लासेस की स्टडी की बात है, वो अभी नहीं आएगा तुम्हारे में। स्टार्क इफेक्ट में क्या है?
जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में टूट रही हो, मतलब एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, तो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। तो ये दोनों चीजों को नहीं समझा पाया बोर, तो ये टोटल 7 उसके ड्रॉबैक है बेटा। तो मैं आई होप कि मैंने जो तुम्हें बोर मॉडल पढ़ाया है वो तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी तुम्हें कोई डाउट हो तो मैं तुम्हें अपना पर्सनल नंबर इवन इंडिकेट कर रहा हूं 8958516049, या फिर तुम मेरी मेल आईडी पे मुझसे मेल करके भी पूछ सकते हो, जितेंद्र गोस्वामी r@gmail.com। ठीक है, कोई भी डाउट हो बेटा एकदम क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कंपटीशन बच्चों का खेल लगेगा तुम्हें, बोर्ड तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, थैंक यू।